नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी पंच परमेश्वर। तो चलिए शुरू करते हैं। सुमन शेख और अलीगु चौधरी दो पक्के दोस्त थे। वो हिस्सेदारी में खेती करते थे, यहाँ तक कि उनका कुछ लेन देन भी एक साथ होता था। दोनों एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते थे। जुम्मन जब हज पर गए तो अलगू पर उनके परिवार की जिम्मेदारी छोड़ गए थे, और जब अलगू बाहर किसी काम से जाता तो जुम्मन को अपने घर की जिम्मेदारी दे दिया करता था। अलग अलग धर्म के होने के बावजूद दोनों के बीच भाइयों जैसा प्यार था, और यही उनकी दोस्ती का मूल मंत्र भी था। जुम्मन से की एक बूढ़ी मासी खाला थी, जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी। जुम्मन के अलावा उसका कोई नहीं था। जुम्मन ने किसी तरीके से वो जमीन अपने नाम करवा ली थी। जमीन की रजिस्ट्री जुम्मन के नाम ना होने तक मौसी का खूब ख्याल रखा गया। अच्छा खाना, अच्छा व्यवहार व आदर सब मिलता था। लेकिन एक बार जब रजिस्ट्री हुई तो ये सब भी जाता रहा। जुम्मन की बीवी रोटियों के साथ मौसी को ताने देने लगी। जुम्मन से एक भी कुछ नहीं कहता है। जुम्मन की मौसी को उसकी बहू ताने मारती, 2-3 बीघा जमीन क्या दे दी, मानो मोल ही ले लिया हो। मौसी ने कुछ दिन तक तो ये सहा, लेकिन जब रहा नहीं गया तो उसने उसकी शिकायत जुम्मन से कर दी। लेकिन जुम्मन ने औरतों के मामले में दखल देना सही नहीं समझा। कुछ दिन तक तो यूं ही चलता रहा, लेकिन जब मौसी से ये सब सहा नहीं गया तो उसने जुम्मन से कहा, बेटा अब मेरा तुम्हारे साथ निभ नहीं पाएगा। एक काम करो, मुझे हर महीने पैसे दे दिया करो, मैं अपना गुजारा कर लूंगी। जुम्मन ने बड़े ही रूखेपन से जवाब दिया, पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं। मौसी ने बड़े ही नम्र भाव से कहा, मेरे पास रोजी रोटी के लिए कुछ तो होना चाहिए। पर जुम्मन मुकर गया। इस पर मौसी को गुस्सा आई और उसने पंचायत करने की धमकी दे दी। इस पर जुम्मन हंसा और बोला, हाँ जरूर करो पंचायत, फैसला हो ही जाएगा। मैं भी कब तक ये सब सहता रहूंगा। जुम्मन को पूरा भरोसा था कि पंचायत का फैसला उसके ही पक्ष में आएगा। आसपास के गांव में ऐसा कोई नहीं था जो जुम्मन के एहसानों तले दबा ना हो। कोई उसे बिगाड़ना भला क्यों चाहेगा। उसने अपनी जीत पर कोई संदेह नहीं था, क्योंकि आसमान से फरिश्ते तो पंचायत करने नहीं आएंगे। इस बीच बेचारी मौसी हाथ में लाठी लिए एक गांव से दूसरी गांव दौड़ती रही। एक एक कदम चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब बात आन पर आ पड़ी थी तो उसका निर्णय होना भी जरूरी था। गांव में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसने बुढ़िया ने अपना दुखड़ा न सुनाया हो। किसी ने तो बुढ़िया की बातों को ऊपर ऊपर से ही सुना, तो किसी ने उसके प्रति अपनी संवेदनाएं जताई। ऐसा बहुत ही कम हुआ जिसने बुढ़िया की बातों को गौर से सुना हो। सब तरफ घूम घाम के अंत में बुढ़िया अलगू चौधरी के पास पहुंची। अपनी लाठी किनारे रखते हुए उसने अलगू से कहा, बेटा तुम तो मेरी पंचायत में आना। अलगू ने कहा, मुझे बुलाकर क्या करोगी मासी, गांव के और लोग तो आएंगे ही। मौसी बोली, अपनी मुसीबत का रोना सबके आगे रो आई, अब आना ना आना उनके अधिकार में है। इस तरह अलगन ने कहा, आने का तो आ जाऊंगा मौसी, पर वहां मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मौसी ने कहा, क्यों। जवाब में अलगू ने कहा, जुम्मन मेरा पुराना दोस्त है और मैं उसके साथ अपना रिश्ता बिगाड़ नहीं सकता। मौसी बोली, तो क्या बिगड़ने के डर से अपने दिल की नहीं कहोगे वहां। अलगू मौसी के इस सवाल जवाब नहीं दे सका, लेकिन उसके दिलो दिमाग में यह सवाल बार बार गूंज रहा था। शाम के समय पंचायत बैठी। जुम्मन ने पहले से ही पंचायत में बैठने का इंतजाम कर रखा था। पंचायत शुरू हुई और बूढ़ी मौसी ने पंचों से निवेदन करते हुए कहा, पंचों आज 3 साल हो गए मैंने अपनी सारी जमीन जुम्मन के नाम कर दी है। इसके बदले में उसने मुझे रोटी कपड़ा देना मंजूर किया था। साल भर तो जैसे तैसे कटा, पर अब रोज रोज का सहा नहीं जाता। अब मुझे ना तो रोटी मिल रही है और ना ही कपड़ा। अब इस उम्र में कोर्ट कचहरी जा नहीं सकती। ऐसे में तुम लोगों के सिवा मैं किसे अपना दुख बताऊं। तुम्हारा जो भी फैसला होगा वह मैं मान लूंगी। रामधन मिश्र, जिनके कुछ परिचितों को जुम्मन ने अपने घर में बसाया था, उन्होंने जुम्मन से पूछा, हाँ मियाँ, तुम किसी पंच को बदलना चाहो तो अभी कर लो, बाद में जो पंच कहेंगे वो फैसला हो तुम्हें मानना पड़ेगा। जुम्मन को फिलहाल सदस्यों से में वही लोग दिख रहे थे जिनके लिए न किसी कारण उसका मन मुटाव था। जुम्मन ने रामधन मिश्र को उत्तर देते हुए कहा, मेरे लिए पंचों का हुक्म अल्लाह के हुक्म की तरह है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस पर बूढ़ी मौसी जुम्मन से बोली, पंच किसी के दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होते। अगर तुम्हारा किसी पर विश्वास नहीं है तो रहने दो। तुम अलगू को तो अच्छी तरह से जानते हो ना,
तो मैं उसे ही सरपंच बनाती हूँ। यह बात सुनकर जुम्मन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। अपनी भावनाओं को छुपाते हुए जुम्मन ने कहा, चलो अलगू चौधरी भी ठीक है मेरे लिए तो, जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू ने जैसे ही यह बात सुनी तो वो थोड़ा असमंजस में बढ़ गया। वो इसकी कन्नी काटना चाहता था। सो वह बोला, अरे मौसी, तुम तो जानती हो कि मैं और जुम्मन बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस पर मौसी ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान तो नहीं बेचता। पंच तो खुदा का ही नुमाइंदा होता है। इस तरह अलगू चौधरी ने जुम्मन से कहा, देखो, मैं और तुम पुराने दोस्त हैं। हमने हमेशा एक दूसरे की मदद की है, लेकिन अब पंचों से जो भी निवेदन तुम्हें करना है वो करो। अलगू की बात सुनकर जुम्मन ने सोचा कि अलगू ये सब बातें कह रहा है, इसलिए जुम्मन पूरे विश्वास के साथ बोला, पंचो, मेरी मौसी ने अपनी जमीन मेरे नाम कर दी है। इसके बदले में मैं उनका ख्याल रखना कबूल किया था। इस बात का खुदा गवाह है कि मैंने आज तक अपनी मौसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी। लेकिन औरतों में आपस में अनबन रहती है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इसके अलावा मौसी मुझसे अब महीने का खर्च अलग से देने की बोल रही है। इन्होंने मेरे नाम अपनी कितनी जायदाद की है ये सभी लोगों को पता है, और इसके इतना लाभ नहीं है कि मैं मौसी का महीने का खर्च निकाल सकूं। दान पात्र में भी इस तरह के खर्चे का कोई जिक्र नहीं था। अगर ऐसा होता तो मैं इस तरह के झमेले में पड़ता ही नहीं। बाकी पंचों को जैसा ठीक लगे वैसा फैसला करें। अलगू चौधरी भी कभी कभार कचहरी का काम पड़ ही जाता था, इसलिए वो कानून के बारे में अच्छी समझ रखता था और कानून का भी पक्का था। इसलिए उसने जुम्मन से तर्क करना शुरू किया। अलगू का एक एक सवाल जुम्मन को बहुत खटक रहा था। वो इस बात को लेकर हैरान था कि अभी थोड़ी देर पहले तक तो अलगू किसी तरह की बात नहीं कर रहा था। जाने से क्या होगा। जुम्मन अभी इस सोच विचार में था कि इतने में अलगू ने अपना फैसला सुनाया। जुम्मन पंचों ने तमाम दलीलों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया कि मौसी, तुम्हें हर महीने खर्चा देना पड़ेगा। अगर तुम्हें यह फैसला मंजूर नहीं हो तो जायदाद को लेकर करारनामा है उसे रद्द समझा जाएगा। फैसला सुनकर जुम्मन के होश उड़ गए। उससे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह फैसला उसका दोस्त सुना रहा है या फिर उसका कोई दुश्मन। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने कोई बहुत बड़ा धोखा दे दिया। अब जुम्मन को बस हर वक्त यही बात खाई जा रही थी कि वो अपने साथ हुए इस धोखे का बदला कब ले। आखिर वो दिन आ ही गया और जुम्मन को अलगू से बदला लेने का मौका ही भी मिल गया। अलगू बटेसर के बैलों की एक जोड़ी खरीद कर लाया था, जिसमें से एक बैल की मौत हो गई। इस पर जुम्मन सबसे कहता फिरता, यह तो धोखे की सजा है। इंसान चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो खुदा सब देखता है। वहीं अलगू चौधरी को इस बात का शक था कि बैल की मृत्यु में ऐसे नहीं हो सकती, बल्कि हो सकता है कि जुम्मन ने बैल को जहर दिया हो। चौधराइन ने भी इसे लेकर हामी भरी। इस बात को लेकर एक दिन चौधराइन और जुम्मन की बीवी के बीच में काफी बहसबाजी भी हुई। अब अलगू को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो अकेले बैल का क्या करे। गांव में ही एक समझू साहू नाम का व्यक्ति था। वो इक्का गाड़ी चलाता था। उसका काम गांव से गुड़ लाद कर शहर की मंडी ले जाना था और वहां से तेल व नमक आदि लाना था। समझू का मन अलगू से बैल पर आ गया था। उसने देखा कि बैल काफी अच्छा तो है, तो दिन में 2 से 3 चक्कर शहर के हो जाएंगे। तो उसने इस बारे में अलगू से बात करके एक तय दाम पर बैल जाकर उसके खूंटे से बांध लिया। समझू को नया बैल मिल गया था तो फूले न समाता। दिन में 4 4 चक्कर शहर के लगाने लगा। ना उसे बैल के चारे की फिक्र होती और ना ही उसके पानी की। रात को बस सूखा सूखा भूसा सामने डाल दिया करता था। बेचारा बैल दम नहीं ले पाता था कि समझू से फिर हाँक देता। एक दिन शहर का चौथा चक्कर लगाकर समझू साहू वापस आ रहा था। अंधेरा होने वाला था और समझू को पहुंचने की जल्दी लगी थी। ऐसे में वो उसे कोड़े मारता भगाता जाता, लेकिन अंत में जानवर से सहा नहीं गया और वह धरती पर गिर पड़ा। बैल गिरा भी ऐसा कि उसने प्राण ही छोड़ दिए। दिन भर के चक्कर लगाने के बाद साहू जी ने के पास कोई 250 रुपए की कमाई बनी थी, जो उसकी कमर में बंधी थी। इसके अलावा नमक के बोरे भी गाड़ी में थे। ऐसे में गाड़ी को छोड़कर भी वो जा नहीं सकता था। इस तरह उसने रात को वहीं रुकने का फैसला लिया। पहला हुक्का और फिर चिलम पीकर साहू जी अपनी नींद को भगाने की कोशिश करते रहे।
लेकिन न जाने कब आंख लग गई। जब नींद खुली तो उसके होश भी उड़ गए। कमर में बंधी थैली गायब थी। इस घटना को करीब 1 महीना बीत गया। अलगू जब अपने बैल के पैसे लेने साहू के पास गया तो मामला ही उलट पड़ गया। साहू उसकी बीवी भी उस पर झल्ला पड़ी। साहू बिगड़ते हुए बोला, यहाँ हमारी पूरी कमाई लुट गई और इन्हें अपने पैसों की पड़ी है। कमजोर बैल थमा दिया और अब उसके भी पैसे मांगने चले हैं। अगर तसल्ली नहीं मिलती तो हमारा बैल बाहर बंधा है, उसे ले जाओ। महीना 2 महीना उससे काम चलाओ, इससे ज्यादा क्या लोगे। अलगू पहले तो शांत रहकर मामला दबाने में लगा रहे, लेकिन यहाँ सवाल पैसों का था तो वो भी गुस्सा हो पड़ा। दोनों का शोर सुनकर गांव के और लोग भी इकट्ठा हो गए। दोनों को शांत करवाते हुए उन्हें पंचायत करने की सलाह दी गई। अलगू चौधरी और समझू साहू दोनों इसे लेकर राजी हो गए। फिर क्या था। घटना के ठीक तीसरे दिन पंचायत बैठी। रामधन मिश्र ने कहा, देर क्यों करें, अपने पंचों का चुनाव कर लो। बोलो अलगू, तुम किसे पंच चुनोगे। अलगू ने कहा, समझू साहू ही इसका निर्णय करे। इस पर समझू साहू खड़ा होकर बोला, मैं जुम्मन शेख को चुनता हूँ। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी पीला पड़ गया। इस पर रामधन ने पूछा, क्यों अलगू, तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति तो नहीं है। अलगू ने उत्तर दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जुम्मन ने जैसे ही सरपंच का स्थान ग्रहण किया उसके मन में यह भाव पैदा हुआ कि मैं इस वक्त धर्म के सबसे बड़े स्थान पर बैठा हूँ। मैं जो कहूंगा वो अल्लाह की आवाज होगी, इसलिए मुझे सत्य के मार्ग पर ही चलना है। पंचायत शुरू हुई और दोनों ही पक्ष के सवाल जवाब का सिलसिला भी। इस बात को लेकर सभी की सहमति थी कि समझू का बैल का खरीद मूल्य तो देना ही होगा। लेकिन दो पंच इस बात को लेकर समझू को थोड़ी राहत देने चाहते थे, क्योंकि बैल के मर जाने से उसे भी हानि हुई थी। लेकिन इसके उलट दो पंच समझू पर बैल के मूल्य के अलावा उस पर अतिरिक्त दंड राशि भी लगाना चाहते थे, ताकि कोई दूसरा पशुओं के साथ इस तरह का क्रूर व्यवहार करने से पहले 100 बार सोचे। अंत में जुम्मन खड़ा हुआ और फैसला सुनाते हुए बोला, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने दूसरे मामले पर अच्छी तरह से सोच विचार कर यह निर्णय लिया है कि समझू साहू अलगू चौधरी को बैल के पूरे पैसे देगा, क्योंकि बैल जब खरीदा गया था तो उससे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मौत पर इस किए गए जुर्म और कड़े परिश्रम से हुई है। इस पर रामधन मिश्र ने खड़े होते हुए कहा, समझू साहू ने बैल को अपने किए की वजह से मारा है, इसलिए उससे तो अतिरिक्त दंड भी लगा चाहिए। इस पर जुम्मन ने कहा, यह दूसरा मामला है, इसे अभी उठाने का कोई मतलब नहीं। इस पर झगड़ू साहू बोले, पर तो मिलनी चाहिए। इस पर जुम्मन ने कहा, यह अलगू चौधरी का खुद का फैसला है, अगर वो समझू को रियायत देना चाहे तो उसका बड़प्पन होगा। पंचों का यह फैसला सुनकर अलगू चौधरी बहुत खुश हुआ और जोर से नारा लगाते हुए बोला, पंच परमेश्वर की जय। पंचायत में मौजूद सभी लोग अलगू के साथ यह नारा लगाने लगे। हर कोई जुम्मन के न्याय नीति की तारीफ कर रहा था। पंचायत खत्म होने के बावजूद जुम्मन अलगू के पास आया और रोते हुए बोला, उसे गले लगा लिया। जुम्मन बोला, भाई अलगू, जब तुमने मेरी पंचायत का फैसला सुनाया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था और तब से मैं तुम्हारा शत्रु बना बैठा था। लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब हम पंच का स्थान ग्रहण करते हैं तो ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। सच और न्याय के सिवा कुछ भी समझ में नहीं आता। यह बात सुनकर अलगू चौधरी भी रोने लग गया। दोनों के बीच जो बुराई का मैल था वो आंसुओं में धुल गया और दोनों की दोस्ती और पक्की हो गई। कहानी से सीख। जब हमारे हाथ में निर्णय लेने की शक्ति हो तो हमें किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। एक आदर्श न्यायकर्ता वही है जो सबको समान रूप से देखे। आप सबको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही प्रेरणादायक और रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू।